नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं रणवीर सिंह राठौड़ और आप सभी लोगों को मैं अध्ययन करवाने वाला हूं भारतीय इतिहास का। भारतीय इतिहास में साथियों हम भारत के यानी कि हम क्रमबद्ध जो पढ़ रहे हैं, महाजनपद काल हमने पढ़ लिया है। महाजनपदों में ही सबसे जो बड़ा महाजनपद है जिसने लगभग सभी महाजनपदों को अपने ऊपर उनके ऊपर अधिकार स्थापित कर लिया था, तो उन्हीं महाजनपदों में से साथियों यानी हम सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद पढ़ रहे थे मगध महाजनपद। और मगध महाजनपद किन किन लोगों ने शासन किया, किस किस वंश ने शासन किया, ये बात हमने पढ़ रहे थे। और हमने आरंभ किया था मगध महाजनपद के उत्कर्ष से संबंधित कई चीज़ें हमने बताई थी, उद्देश्य से संबंधित कई बातें की थी, जैसे लोह है, हाथी इत्यादि चीज़ें, वन जो क्षेत्र है चारों तरफ है, प्राकृतिक जो आवरण है, यहाँ की योग्य शासक है वो है, गंगा नदी के आसपास है, वो हमने बात पढ़ी थी। उसके बाद साथियों हमने पढ़ा था कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि यहाँ पर मतलब वंश कौन कौन से थे। तो देखिए आप लोगों को उंगलियों पर अपने आप याद हो जाएगा। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, हसीन मौर्य, यानी कि हसीन मौर्य का मतलब है से हरिक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश और उसके बाद मौर्य वंश हमने पढ़ा, मतलब हमने इनके बारे में जान ली। और इनके अलग अलग हमने मतलब संस्थापकों के बारे में हमने पढ़ लिया था, एक एक व्यक्ति का संस्थापक कौन था। सबसे पहले हमने बिंबिसार पढ़ा, उसके बाद हमने साथियों शिशुनाग पढ़ा, उसके बाद में महापद्म नंद और उसके बाद में लास्ट में चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद साथियों हम जब पढ़ रहे थे तो उसमें सबसे पहले हमने हर्यक वंश ले लिया था। और हर्यक वंश से संबंधित हम बात पढ़ रहे थे साथियों, और हर्यक वंश का पहला शासक हम पढ़ चुके थे जिसका नाम था साथियों हर्यक वंश, है ना। संस्थापक हमने पढ़ा बिंबिसार 544 से 412। ये चीज मैंने कल वाली जानबूझकर यहाँ ली है क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी त्रुटि है, उसको भी मैं दूर कर देता हूँ क्योंकि मैंने बाद में इसके ऊपर देखा था। देखिए जो त्रुटि है वो क्या है, गौर करके देखिए। त्रुटि है एक, देखो ये शब्द मैं बार बार चंड प्रद्योत कह रहा हूँ, चंड प्रद्योत कह रहा हूँ, लेकिन लिख यहाँ पे रहा हूँ, तो ये तो सामान्य सी बात है, आप समझ गए। लेकिन फिर भी त्रुटि होती है, इसको सही करना चाहिए। दूसरी बात एक और साथियों, एक और जो मतलब पीछे की त्रुटि है उसको भी मैं यहाँ सुधार देता हूँ। हालांकि नीचे कमेंट में मैंने लिखा है, आज टेस्ट में भी इस प्रकार की चर्चा हुई थी। तो और वो क्या था साथियों, वो ये था कि राजेश्वर, देखिए वास्तव में वो शब्द मैं रामेश्वर ही लिख रहा हूँ मेरी दृष्टि से, तो ठीक है, लेकिन वो वैसे ही लिख दिया, लिख भी राजेश्वर दिया, एक आध बार उच्चारण भी राजेश्वर का कर दिया। देखिए रामेश्वर ही ज्योतिर्लिंग है, भगवान का ध्यान रखना। रामेश्वर ना हमने बात पढ़ी थी रामेश्वर की, दक्षिण भारत के अंदर, तमिलनाडु के अंदर साथियों ना, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद करना, राजेश्वर नहीं है रामेश्वर है, ठीक है। राम ही ईश्वर, जिसके मैंने व्याख्या करके भी बताया था, रामेश्वर। भगवान जब लंका जा रहे थे उस समय सेतु निर्माण से पहले इसका वहां पर स्थापना की गई थी ज्योतिर्लिंग की। और एक चीज और ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रामेश्वर है ना, राम ही ईश्वर जिसके, या है ना, राम के जो ईश्वर है, दो प्रकार की व्याख्या रामायण में भी मिलती है अलग अलग प्रकार से। शिव जी कहते हैं कि ये राम ईश्वर यानी राम मेरे ईश्वर है, शिव जी ये कहते हैं। और ये जो मतलब राम खुद कहते हैं रामेश्वर, यानी राम के जो ईश्वर है वो कौन है, शिव जी, मतलब एक दूसरे को ये मानते हैं। तो ये बात थोड़ी सी आप ना, सेतुबद्ध, ठीक है, सेतुबद्ध सेतु के पास है, ठीक है। तो ये बात दूसरा करेक्शन। तीसरा करेक्शन एक और छोटा सा रह गया था, वो कंफ्यूज था, करेक्शन नहीं है वो, थोड़ा ध्यान रखना। एक बात आई थी आज ही के टेस्ट में आई थी साथियों, और वो ये थी कि अपन बात करें लिंग पूजा की सर्वप्रथम उल्लेख। तो साथियों लिंग पूजा का वास्तव में सही है, विद्यार्थी बता रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग में उस समय से बात चली गई थी। तो ध्यान रखना, लिंग पूजा का वास्तव में सर्वप्रथम उल्लेख मत्स्य पुराण में भी है, मत्स्य पुराण में, और अनुशासन पर्व में भी उल्लेख मिलता है, लेकिन सर्वप्रथम व्यापक उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। ये बात ध्यान रखना, अनुशासन पर्व महाभारत का, वहां पर भी लिंग पूजा का उल्लेख मिलता है। तो इसलिए मैंने 2 मिनट लेनी जरूरी समझी। उसके बाद साथियों हर एक वर्ष में हमने बिंबिसार को पढ़ा, 544 से 492 बीसी को पढ़ा, हमने सारी बात की थी, इसने मित्रता स्थापित कर लिया अवंती के शासक चंद्र पर। तो अंतिम बातें थी, बहुत सारी बातें इससे पहले भी रह चुकी है, ठीक है। और राजवेद की बात की, जीवक का इलाज वगैरह करने की बात की। तो साथियों अब बिंबिसार से हम आगे निकलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। वंश हमारा हर्यक ही चल रहा है, वंश हमारा कौन सा चल रहा है साथियों, हर्यक वंश। और यहाँ हमने बात की है बाणमय की, कहाँ तक पहुंच गए, अगर आपके दिमाग में बात आ रही है तो, यानी 492 तक हम पहुंच गए साथियों। कहाँ तक पहुंच गए, 492 तक, ठीक है। तो लीजिए 2 नंबर जो शासक है वो है साथियों अजात शत्रु। क्या नाम है, अजात शत्रु, ठीक है। एक बात तो आप लोगों को सबसे पहले ये मैंने पहले बता दी थी, नहीं बताई तो अब सुन लीजिए
क्या है कि अजात शत्रु को साथियों कहा जाता है पितृहंता शासक। क्या कहा जाता है? पितृहंता शासक। यानी ये भी अपने पिता की हत्या करके क्या बनता है? बिंबिसार की हत्या करके क्या बनता है साथियों? राजा बनता है। अभी अभी हमने बात की थी बिंबिसार का जो है ना 544 से लेकर के हमने बात की थी साथियों, कब तक? 492 तक। ठीक है, तो ये जो राजा बनता है कब? 492 ईस्वी को बनता है। कब बनता है साथियों? 492 ईस्वी को बनता है और ये रहता है 461 ईस्वी तक, है ना, 461 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये है अजात शत्रु। अब देखिए अगर अपन बात करें, अलग अलग है, अलग अलग जगह मिलता है इसके बारे में। पितृहंता तो ये है ही है, इसमें कोई शक नहीं है, पितृहंता शासक। और यहाँ पर एक शासक और आएगा उदयन, वो भी पितृहंता होगा, बात करेंगे अपन लोग। तो अजात शत्रु 492 से 461 ईस्वी, पितृहंता शासक। पहली बात तो ये हमने जो पढ़ी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ पर पढ़ ली। दूसरी बात देखिए, अजात शत्रु की हम बात शुरू कर चुके हैं और ये अजात शत्रु पुत्र किसका है? बिंबिसार का है। अपने पिता को मार करके साथियों ये क्या बन चुका है? राजा बन चुका है। ठीक है, अब इससे संबंधित जो और फैक्ट है, एक इसके लिए एक शब्द का काम लिया जाता है, मैं वो शब्द लिख देता हूं उपनाम के तौर पर, यहीं लिख देता हूं इधर, उपनाम। कुणिक कहा जाता है इसे साथियों। क्या कहा जाता है? कुणिक। ठीक है, 32 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। कितने वर्षों तक शासन किया था? 32 वर्षों तक शासक। ठीक है, पूछा जा सकता है 492 ईस्वी गद्दी पर कब बैठता है? 492 ईस्वी को बैठता है। सॉरी, ये ईस्वी तो है ही नहीं, ये थोड़ा सा मतलब फिर मिस्टेक कर दोगे, हम कर देंगे, बीसी है। ठीक है ना, ईसा पूर्व है। तो 32 वर्षों तक ये क्या करता है साथियों? शासन। 32 वर्षों तक शासन करता है। ठीक है, ये बात आपसे पूछी जा सकती है। तो भैया इसके पिता का पूछ ले कितने वर्षों तक करता है, तो अब करवा दिया, आराम से बता सकते हो साथियों, 52 वर्षों तक शासन करता है। 52 वर्षों तक। ठीक है, लगभग आंकड़ा इनका लिया जाता है 52 वर्षों तक। आपको अपने आप पता चल गया, अरे भैया 544 से लेकर के जब ये कहानी कब आती है 492 तक, तो अपने आप ही ये 52 वर्ष बच जाते हैं। 44 तो वो बच गए जो एकदम पूरे पड़े हैं, और फिर 8 ये हो गए, है ना, 8 4 12 यानी 52। ठीक है, तो ये जोड़ तो आप जानते ही हो। उपनाम की बात कर रहे हैं साथियों, कुणिक है। 32 वर्षों तक इसने क्या किया है? शासन किया। ठीक है, किसने? अजात शत्रु ने। अब देखिए इससे संबंधित और हम क्या क्या बात पढ़ सकते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो क्या है? एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो इसकी ये है कि कौशल जो राज्य होता है साथियों, कौशल का राजा होता है प्रसेनजित। ठीक है, मैं इसी प्रकार थोड़ा सा बना देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से याद रह जाए। अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु वर्चेज मतलब युद्ध होता है किसके बीच में? यानी कौशल का राजा है जिसका नाम है प्रसेनजित। पहले भी पढ़ा आप इस व्यक्ति को, प्रसेनजित को। ठीक है ना, ये प्रसेनजित कहाँ का है? कौशल का है। और काशी को लेकर इनका झगड़ा पहले से ही चल रहा था, आप जानते होंगे। बिंबिसार के समय भी होता क्या है? अजात शत्रु के द्वारा आक्रमण किया जाता है। ये प्रथम बार आक्रमण होता है भैया, आक्रमण प्रथम बार जो आक्रमण होता है अजात शत्रु के द्वारा ही किया जाता है। और यहाँ पर युद्ध इन दोनों के बीच में होता है साथियों। तो प्रथम बार आक्रमण में अजात शत्रु की क्या हो जाती है साथियों? विजय हो जाती है, यानी इसकी क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। ठीक है, प्रथम बार यही आक्रमण ये करता है। द्वितीय बार, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं यहाँ से। द्वितीय बार यानी कि जब दूसरी बार आक्रमण करता है तो साथियों ध्यान रखना, अब की बार। ठीक है, हाँ, अब की बार ये जो प्रसेनजित है ना साथियों, इसकी क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। ठीक है, प्रसेनजित की क्या हो जाती है साथियों? जीत हो जाती है। फिर भी देखिए यहाँ इस जीत में भी इसकी, है ना, एक तरीके से देखो, प्रसेनजित की दूसरे युद्ध में क्या हो गई? जीत, और इसकी क्या हो गई? हार हो गई। ठीक है, ये बात समझ चुके, दोबारा सुन लीजिए। अजात शत्रु के द्वारा आक्रमण किया जाता है प्रसेनजित के ऊपर कौशल के। प्रथम बार में जीत अजात शत्रु की होती है और इसकी क्या हो जाती है साथियों? हार। ठीक है, ये बात समझ गए आप लोग, समझ गए? ठीक है, उसके बाद देखिए द्वितीय बार आक्रमण किया जाता है तो द्वितीय बार इसकी हार हो जाती है, इसकी जीत। इसकी मतलब इसकी अजात शत्रु की। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है? हारने के बावजूद भी उसको कुछ अच्छी चीजें हाथ आती हैं, और वो यहाँ पर क्या है साथियों? देखिए ये जो प्रसेनजित होता है ना, यहाँ पर ये प्रसेनजित क्या करता है? अपनी पुत्री
वजीरा का विवाह, अपनी पुत्री वजीरा का विवाह, वजीरा का जो विवाह है वो कर देता है ये व्यक्ति। साथियों ध्यान रखना, अपनी पुत्री वजीरा का विवाह कर देता है अजात शत्रु के साथ। किसके साथ साथियों? अजात शत्रु के साथ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अजात शत्रु। ठीक है, इससे पहले आपने महाकौशला का विवाह बिंबिसार के साथ करवाया था, तो यह ध्यान रखना विवाह किसके साथ करता है? अजात शत्रु के साथ है। और वापिस जो काशी है उसके लिए लड़ाई थी तो वापस दे दी जाती है साथियों, वापस काशी सौंप दी जाती हैं, काशी दे दी जाती हैं। काशी किसको वापस दे दी जाती हैं? अजात शत्रु को। जो एक बार यहाँ हार जाता है तो दोबारा सुन लीजिए, बाद में ज्यादा गहराई के बहुत ज्यादा अंदर तो जाने की आवश्यकता नहीं, सीधी सीधी बात बताई थी। अजात शत्रु 492 से 461 बीसी और पितृहंता शासक है, अपने पिता को मार करके 492 ईस्वी में गद्दी में बैठा है। ये ईस्वी पूर्व है। उपनाम कुणी का 32 वर्षों तक शासन करता है और इस बिंबिसार की 52 वर्ष आप लोग याद कर लेना। उसके बाद मैंने वैसे यहाँ सीधा डायरेक्ट कोई पूछेगा लेकिन फिर भी ध्यान रखना, ठीक है। जैसे राजस्थान में पूछ लेते हैं 52 मतलब युद्धों के विजेता, 52 वर्ष राजस्थान में भी एक शासक ने राज्य किया था। देखते हैं कौन, आप कमेंट बॉक्स में लिखना बात, ठीक है। राजस्थान के इतिहास में भी 52 वर्ष एक व्यक्ति ने शासन किया था, वो आप लोग लिखना, ठीक है। हाँ, मुगलों की सेवा की थी 52 वर्ष तक, ठीक है। तो ये बात थोड़ी सी बहुत इंपॉर्टेंट लिखना। और 52 युद्धों के विजेता तो मालदेव जानते हो आप लोग, ठीक है। तो अजात शत्रु की बात हम कर रहे थे, आक्रमण, प्रथम बार जीत, प्रसेनजीत, कौशल की हमने बात कर ली, है ना। प्रथम बार तो इसकी जीत होती है, दूसरी बार इसकी जीत होती है। पुत्री वजीरा का विवाह यहाँ पर किया जाता है, अजात शत्रु के साथ वापस काशी दे दी जाती है। तो ये दोनों युद्धों का मैंने आपको उल्लेख कर दिया। अब इसके बाद देखिए साथियों, अजात शत्रु है, ये भी एक साम्राज्यवादी शासक है। शासक कौन सा भैया? साम्राज्यवादी शासक है, साम्राज्यवादी। और साम्राज्यवादी का मतलब हो गया, है ना, इन दा पावे को नहीं, अपन अपनी भाषा में कह सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, यानी अपने साम्राज्य का विस्तार आगे फैलाना चाहता है। जिस प्रकार वर्तमान समय में चीन जिस प्रकार से साम्राज्यवादी है, ठीक है। तो अजात शत्रु की हम बात कर रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट बताने के बाद अब मैं आपको इसके आगे की कहानी बताता हूँ। जैसे ही साथियों ये यहाँ पर इसके ऊपर काबू पाने के बाद ये कहाँ पर जाता है, इसका सारा ध्यान एक तरफ लगा देता है, किसकी ओर? वजी संघ की ओर। देखिए होता क्या है कि यहाँ पर जो अजात शत्रु के विरुद्ध है ना, वजियों ने मिलकर के वजी संघ का निर्माण कर लेते हैं। ये मतलब जो गणराज्य था, हमने बात की थी, ये सारे लोग क्या हो जाते हैं, एक इकट्ठे हो जाते हैं गण के लोग और मगध के विरुद्ध रहते हैं ये, ठीक है। तो अजात शत्रु को वहां के क्षेत्रों को जीतना है और जीतने के लिए अब मुश्किल है, क्योंकि इनका बहुत तगड़ा संघ है। ये कोशिश करता है लेकिन इनका संघ बहुत तगड़ा है, ये जीत नहीं पाता। तब ये अजात शत्रु क्या करता है, देखिए महात्मा बुद्ध से ये राय लेता है, महात्मा बुद्ध से परामर्श लेता है, ठीक है। बुद्ध से परामर्श, ऐसी बात मिलती है, परामर्श लेता है। और क्या लेता है कि इसके ऊपर कैसे विजय की जाए, ठीक है। तो बुद्ध के परामर्श से साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम मिलता है, इसके है ना मतलब सेनापति का नाम, थोड़ा सा ध्यान रखना। 2-3 प्रकार से उस नाम का उल्लेख मिलता है, लेकिन आप जैसे ही इस नाम के प्रति जो भी बात हो वो आप लोगों को क्या करनी है साथियों, लिख लेनी है। मैं बात किसकी कर रहा हूँ? अजात शत्रु की, ठीक है। तो अजात शत्रु का एक मंत्री है और उस मंत्री का नाम क्या है साथियों? वर्षकार है। थोड़ा सा देख लेना, मैं 3 नाम एक साथ बताता हूँ, तीनों को आप नोट करना, ठीक है। एक जैसे ही है, ये बुद्ध से परामर्श लेता है, पहली बात तो ये, और परामर्श लेकर के फिर ये क्या काम करता है। अरे पहले तो ये बात करनी चाहिए थी, हम मंत्री तक पहुंच गए, रुको एक थोड़ा सा रुकिए। आप देखिए वजी संघ की बात कर रहे हैं, बुद्ध से परामर्श लेता है। बुद्ध परामर्श क्या देता है? बुद्ध ये परामर्श देता है कि इसमें फूट डाल दो, फूट डालो, ठीक है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। अंग्रेजों की नीति ना, फूट डालो और राज करो। उसी प्रकार कहते हैं कि महात्मा बुद्ध ने भी यहाँ पर ये बात कही थी कि इस वजी संघ में क्या डालो, फूट डालो और फिर इस पर क्या कर लो, विजय कर लो, ठीक है। ये बात किसने कर दी, है ना, ये बात कर दी साथियों, किसने किया भैया? वजी संघ के जो अजात शत्रु है, वजी संघ को जीतने के लिए जाता है, बुद्ध से परामर्श लेता है और ये क्या कर लेता है, फूट डालने को कहता है। अब देखिए यहाँ पर और तो अजात शत्रु का कुछ चलता नहीं, तो अजात शत्रु भी ये फूट डालने की कोशिश करेगा। तो ये यहाँ पर वजी संघ में एक व्यक्ति को भेजता है, ये अपने
मंत्री बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मंत्री का नाम देखिए, मैं आप लोगों को क्यों कह रहा था, वरस्कार एक शब्द ये मिलता है, एक शब्द मिलता है वरस्कार, एक शब्द मिलता है वस्कार। बात एक ही है, ठीक है, बात एक ही है भैया। थोड़ा सा देख लेना, अपने मंत्री, ये एक ही आदमी, कोई तीन आदमी नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एक के ही तीन नाम अलग अलग जगह प्रिंट, कहीं पर तो मिस प्रिंट जरूर हुई है चीजें। तो वस्कार, वस्कार या वस्कार, ये इन दोनों मतलब ये एक ही आदमी है, ये इनका क्या है, मंत्री है। और ये अपने मंत्री को भेजता है कहाँ पर, कहाँ पर भेजता है, अवधी संघ में। कहाँ पर भेज देता है, अवधी, जो महाजनपद आपने पढ़ा था, जो कि गणराज्य था, अवधी में, अवधी में। और ये यहाँ पर क्या कर लेता है साथियों, फूट डालता है। ये क्या कर लेता है, फूट डालता है। और फिर युद्ध भी होता है, ध्यान रखना भैया। फिर क्या होता है, युद्ध, और युद्ध करके वजी को जीत लिया जाता है। युद्ध करके वजी पर विजय, युद्ध करके वजी पर क्या कर ली गई भैया, विजय कर ली गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भैया, ध्यान रखना। युद्ध करके वजी को जीत लिया, विजय कर ली। तो ये देखिए पूरी कहानी मैंने आपको बताई है, खोल करके दोबारा रिवाइज कर दूंगा, चिंता नहीं करें, ठीक है। देखिए वजी में फूट डालता है और युद्ध करके वहां पर विजय कर लेता है, ठीक है। ये वरस्कार जाता है फूट डालने के लिए, फूट डालने में सफल हो जाता है। और देखिए बाद में जो युद्ध होता है, इस युद्ध के अंदर क्या होता है, इस युद्ध में थोड़ा सा और बता देता हूं। इस युद्ध में सर्वप्रथम ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। यहां पर आपको दो चीजें मिलेगी, एक तो रथ मूसल, रथ मूसल ये शब्द आया, ये परीक्षा में आया हुआ है। रथ मूसल व महाशिला कंटक, महाशिला कंटक, महाशिला कंटक हथियारों का प्रयोग, हथियारों का प्रयोग किया गया। ध्यान रखना भैया, पूछा जा सकता है कि अजात शत्रु ने किस युद्ध में रथ मूसल व महाशिला कंटक का हथियारों का प्रयोग किया गया। तो ये युद्ध वजी का युद्ध था। और साथियों पूछा सीधा भी जा सकता है कि रथ मूसल व महाशिला कंटक हथियारों का प्रयोग करने वाला शासक कौन था, तो ये अजात शत्रु था। तो इन दोनों, ये हथियार है ना, इनसे संबंधित है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात को आप लोगों को नोट करना है। और एक बात तो जानते ही हो, जब 461 ईस्वी की बात करेंगे, इसी के पुत्र के द्वारा इसकी क्या कर दी जाती है साथियों, हत्या। 461 बीसी ईसा पूर्व बीसी को उदाइन द्वारा हत्या, उदाइन द्वारा हत्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। 461 बीसी को उदाइन द्वारा हत्या कर दी जाती है। और कहते हैं कि उदाइन इसका पुत्री था, तो ये भी पितृहंता कहलाता है। इस वंश में पितृहंता काफी मिलेंगे आप लोगों को, लेकिन दो का स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है, ठीक है। अंत में इन पितृहंताओं से तंग आकर के इनका एक अहमात्य होता है जिसका नाम होता है नागदशक, और उसके द्वारा यहाँ पर क्या कर लिया जाता है साथियों, अधिकार भी कर लिया जाता है। अपन बात करेंगे, ठीक है। तो अब अपन अगला बिंदु यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ, अगला बिंदु यहीं से शुरू करेंगे, इसके आगे से। तो मैं एक बार सारी कहानी को दोबारा रिवाइज करूंगा ताकि आपके पूरी तरह से दिमाग में बैठ जाए। अजात शत्रु 492 ईस्वी से लेकर के 492 ईस्वी पूर्व से लेकर के 461 ईस्वी पूर्व है, पितृहंता शासक है, साम्राज्यवादी शासक है। उसी के तहत ये क्या करता है, वजी संघ है ना। उधर पहले मैंने वो आपको प्रसेनजित वाला युद्ध बता दिया, कौशल वाला, ठीक है। वो सारी कहानी, विवाह, वजीरा के साथ विवाह कर लिया। और इधर बिंबिसार के साथ पहले किया था, वो कौन, उसकी बहन थी महाकौशला, हमने थोड़ा करेक्शन भी किया था। तो अपने मंत्री वस्कार और वस्कार इसको भेजता है। पहले बुद्ध से सलाह लेता है, बुद्ध कहते हैं कि फूट डालो वजी संघ में और उसको क्या कर लो, जीत लो। तो फूट डालने के लिए वस्कार मतलब एक ही बात है। इनको यहाँ पर भेजता है, कहाँ, वजी में फूट डालता है और ये जाता है, फूट डालता है और युद्ध भी होता है। उस युद्ध में साथियों अजात शत्रु के द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पर रथ मूसल व महाशिला कंटक हथियारों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। 461 बीसी यानी ईसा पूर्व को उदाइन द्वारा अपने पिता की हत्या कर दी जाती है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार तो पितृहंता होता है, लेकिन जैन ग्रंथ तो कहते हैं ये तो पितृभक्त शासक था, ठीक है। लेकिन फिर भी देखिए अजात शत्रु आपने पढ़ लिया साथियों,
अब मैं अजातशत्रु से आप लोगों को आगे भी लिए चलता हूँ। अजातशत्रु के बाद शासक बनता है साथियों उदयन। कौन बनता है? उदयन। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया। पहली बात तो ये शासक का बनता है 460 है। अगर अपन बात करेंगे, अभी अभी अपन ये बात कर रहे थे 461 की, ठीक है, तो 61 के अंदर हत्या 60 माइनस होएगा 1, ठीक है, तो ये थोड़े समय के बाद क्या बन जाता है 420 में शासक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ईसा पूर्व में क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। ठीक है, हाँ, कौन बन गया? उदयन। अब इसके बारे में तो सिर्फ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात वही है, एक बात तो ये सबसे पहले तो ये है होती है ना, मैंने आपको कहा है बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 461 ईस्वी पूर्व अजातशत्रु की हत्या करके शासक बना। तो स्पष्ट बात है कि बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार इसे क्या कहा जाता है? पितृहंता, यानी वह शासक जो अपने पिता की क्या कर देता है? हत्या। राजस्थान के इतिहास में इस प्रकार आप चारों राजवंशों के अलग अलग पितृहंता पढ़ते होंगे, यहाँ मैं बात उनकी नहीं करूंगा, बार बार कर चुका हूँ। ओके साथियों, तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 461 पूर्व से अजातशत्रु की हत्या करके शासक बनाइए। ठीक है, अब देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात सबसे हमें ये करनी है कि इनके द्वारा एक काम किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप नदी की बात करोगे, गंगा व सोम नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना और इसी पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। बहुत अच्छा प्रश्न आ सकता है ये कि पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया? तो ये आप लोगों का उत्तर हो जाएगा साथियों उदयन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया, उदयन की बात कर रहे हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार पितृहंता और जैन ग्रंथ इन्हें पितृभक्त मानते हैं। मैं थोड़ा सा एक बात और लिख देता हूं, जैन ग्रंथ ये तो कहते हैं ये पितृभक्त था, तो ये तो कई जगह अपवाद मिलेंगे आप लोगों को, लेकिन ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी मैं जो एक बात आपको बताना चाह रहा था वो ये थी कि उदयन के द्वारा अपने पिता की हत्या करके शासक बन जाता है। अजातशत्रु को अपने पिता को मार के राजा बन जाता है। और गंगा व सोम जो नदी है, सोन है, सोम नहीं है, ये फिर गड़बड़ हो जाएगा, सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करता है और इसे ये क्या बनाता है साथियों? राजधानी। तो ये बात किसकी है? उदयन की है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? उदयन की। ठीक है, पितृहंता वाली बात हमने यहाँ पर की है। जैन ग्रंथ इसको क्या मानते हैं? पितृभक्त मानते हैं। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ इसे पितृहंता मानते हैं। तो हम भी बौद्ध ग्रंथों का अनुकरण ज्यादा करेंगे तो ज्यादा वही मिलता है। ठीक है, तो अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बौद्ध धर्म ग्रंथों को तो मानते हैं, लेकिन ये खुद एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खुद जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म का अनुयायी, ठीक है, ये खुद जैन धर्म का क्या था साथियों? अनुयायी था। अब इस वंश का एकमात्र शासक बचा है, उसको ले लेते हैं अंतिम शासक को। 460 बीसी तक हम पहुंच चुके हैं, है ना। उसके बाद अगर अपन बात करें साथियों अंतिम शासक की, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वंश का अंतिम शासक है नागदशक। ये बात आपसे कोई पूछ लेगा कि इस वंश का अंतिम शासक कौन है, तो नागदशक है साथियों, हर्यक वंश का अंतिम शासक। हर्यक वंश का अंतिम शासक पूछा जा सकता है ये प्रश्न परीक्षा में।
हर्यक वंश का ये अंतिम शासक था। और दूसरी बात, इसी का एमाते है ना, इसी का एमाते का मतलब यहाँ है ना, मतलब एक तरीके से अपन कह सकते हैं मंत्री एमाते, और उसका नाम था साथियों शिशुनाग। शिशुनाग द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने सबसे पहले जब हमने ये मस लिखवाया था, हर्यक वंश संस्थापक 52 वर्ष, ये तो हो गया, छोड़ दो उसको। 544 से 412, तो वो 412 ध्यान रखना, ठीक है। तो एमाते शिशुनाग द्वारा, ठीक है, 412 ईस्वी को, 412 ईस्वी को गद्दी से अपदस्थ करके, या हटा करके के लिख सकते हो आप लोग सरल शब्द में, गद्दी से अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना। ये लो सा आपका दूसरा राजवंश यहाँ पर स्थापित हो चुका है, ठीक है। अब मैं एक और इम्पोर्टेंट, इतनी बात करके भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ, और जो आप लोग मतलब अभी हम एक अजात शत्रु के बारे में पढ़ रहे थे, तो उनसे संबंधित एक बहुत ही अच्छी बात है जो मैं अलग बताने वाला हूँ। और वैसे आप लोग जानते भी हो, मैंने पहले भी कई बार उस बात का जिक्र कर चुका हूँ, मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ। अगर आपने साथियों, पहले तो मैं इस चीज को रिवाइज करवाता हूँ। देखिए, उज्जैनी 460 बीसी में शासक, जैन ग्रंथों में पितृवत, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार पितृहंता। 461 ईस्वी पूर्व में अजात शत्रु की हत्या करके क्या बन जाता है साथियों, शासक बन जाता है, और गंगा व सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करता है, और उसे ही क्या राजधानी बना लेता है। जैन धर्म का क्या साथियों अनुयायी है। और एक मैंने आपको कहा कि नाग दशक हर्यक वंश का अंतिम शासक है ये, और इसी का एमाते सेनापति शिशुनाग द्वारा 412 ईस्वी को गद्दी से इसे अपदस्थ करके, किसको, नाग दशक को, मगध में शिशुनाग वंश की क्या कर ली जाती है साथियों, स्थापना कर ली जाती है। तो 412 से लेकर के 344 तक हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले वंश को, और उस वंश का नाम क्या होगा, शिशुनाग वंश। लेकिन अभी जो मैं एक इम्पोर्टेंट बात की ओर इशारा कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा आप लोगों को अजात शत्रु में लिखना है। फिर मैंने सोचा वो लिखाई हुई है, लेकिन फिर भी बीच में लिखाना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि उन चीजों को आपको याद करने के लिए ये थोड़ा जरूरी है। अजात शत्रु में एक बात आपको दिमाग में आ रही है तो, है ना, बहुत अच्छी है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहीं पर और बता दूंगा, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अब कब होता है ये बताने वाली अब कोई बात नहीं बची। 483 ईस्वी की बात करेंगे, तो ये ईस्वी पूर्व की बात करेंगे, तो आपकी ये क्या हो जाएगी, है ना, इसका टाइम हो जाएगा प्रथम संगीति का। और प्रथम बौद्ध संगीति है साथियों, प्रथम बौद्ध संगीति है, इस बात को आप पूरी तरह से लिख लीजिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति, अजात शत्रु, प्रथम बौद्ध संगीति। और जैसे ही ये प्रथम बौद्ध संगीति आई है, तो इस आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ गई है फटाफट, क्योंकि पीछे आपने पढ़ा है। तो अजात शत्रु प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन इसके समय होता है ना। जैसे ही प्रथम बौद्ध संगीति, आप देखो मैंने यहाँ पर वो ट्रिक बताया आपको, वो अब काम आते हैं। कौन कौन से ट्रिक, एक तो मैंने आपको बताया था अक्का अक, अक्का अक, तो अब आपके दिमाग में क्या आया, ऐसे अजात शत्रु, का से काला शोक अभी आने वाला आगे, फिर ऐसे क्या हो जाएगा अशोक, फिर कैसे क्या हो जाएगा कनिष्क, तो चारों शासक यहीं पर। इसी प्रकार मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, आप लोग याद करना, रावे पाक्कू, क्या याद करना, रावे पाक्कू, तो रा से राजगिर है। तो ये जो आपकी प्रथम बौद्ध संगीति है ना साथियों, ये कहाँ पर होती है, राजगृह में होती है, ठीक है ना। और किसके समय, अजात शत्रु के समय भी बता दिया 483 ईस्वी, ठीक है। इसका टाइम हमने 400, अरे भैया देखिए 544 है ना, 544 से लेकर के ये रहता है कब, अगर अपन बात करें 492,
492 से लेकर हमने बात की थी 461। तो देखिए 92 और 61 के बीच में आपका क्या आ रहा है, 483 ईस्वी पूर्व आ रहा है। ये चीजें ऐतिहासिक है तो आप लोगों को याद रह जाएगी, है ना। रवि पाकू। एक मैंने और बताया था, सबसे पहले क्या होता है, महा, ठीक है। तो महा का मतलब यहाँ अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप ने। महाकश्यप ने यहाँ पर क्या की साथियों, अध्यक्षता की। फिर मैंने कहा सबसे पहले महा होता है, उसके बाद साब होता है, साब कामीर, उसी का एक नाम सरोकामिनी भी मिलता है, थोड़ा ध्यान रख लेना। और एक और मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले महा, उसके बाद मैंने कहा साब, उसके बाद होता है पुत्र, तो मोंगली पुत्र तीसरी संगीति का, और लास्ट मैंने बताया था क्या होता है, मित्र, तो वसु मित्र, ठीक है। अश्वघोष की भी बात हमने की थी उपाध्यक्ष के रूप में। तो ये ध्यान रखना, अजात शत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन होता है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूत्र पिटक और विनय पिटक जो लिखा जाता है वो आप लोगों को पता है, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है इस समय की, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, अब देखिए, अब अपन बात करते हैं अपने अन्य बिंदुओं की ओर भी अपन चलते हैं। अजात शत्रु की हमने बात कर ली है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन यहाँ पर किया जाता है 483 ईस्वी पूर्व को। रवि पाकू मैंने ठीक बताया, अकाक याद आ रहा है जरूर, 83, है ना, 483, उसके बाद मैंने कहा 383, 251 और फिर 78, ठीक है। तो वैसे याद हो जाएगा आप लोगों को। ओके, तो ये हो गया साथियों नाग दशक वाली कहानी, तो आपको बता दी। हर्यक वंश का ये अंतिम शासक होता है, हर्यक वंश का ये क्या होता है साथियों, अंतिम शासक। और यहाँ पर शिशुनाग नामक व्यक्ति आता है और वो आकर के क्या कर देता है, यहाँ पर एक दूसरे राजवंश की स्थापना कर देता है, और उस दूसरे राजवंश का नाम हम लिख लेते हैं साथियों, शिशुनाग वंश। उस व्यक्ति के नाम पर यह शिशुनाग वंश। वंश किसके पढ़ रहे हैं हम, मगध के। मगध पर शासन करने वाले हम वंशों की चर्चा कर रहे हैं, शिशुनाग वंश। और अभी अभी हमने उस वंश की चर्चा की थी, तो वो वंश हमारा चला था साथियों 412 बीसी से लेकर के 412 तक चला था। वो तो 544 से 412, तो ये 344, मैंने आपको बताया 100 वर्षों के अंतर में ये पूरा हो जाएगा मामला। तो बीसी लिख दो, चाहे आप यहाँ पर ईसा पूर्व लिख दो, बात एक ही है। तो ये लीजिए शिशुनाग वंश। अब आपको यहाँ से एक सीधी पूछता है कि संस्थापक कौन है, तो शिशुनाग ही है। तो पहला हम लोग तो सीधा लिख लेते हैं, शासक ही लिखते हैं शिशुनाग। अब सबसे पहले इस शासक को लिखा है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो ये राजा कब बना, सबसे पहले ये बात हमें जाननी बहुत जरूरी है। भैया राजा अभी अभी हमने बात की है, ये क्या किया, 412 किया, 344 तक तो ये पूरा का पूरा वंश ही रहता है। तो हम लोग इसकी बात कर लेंगे 412 से 344, तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब बात अपन इस शासक के खुद की कर लेते हैं, कितने समय तक शासक रहता है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले वहां से हमने शुरू किया था, उसको 392 तक लाए थे, 544 से 492 तक लाए थे। यहाँ पर थोड़ा सा देखना, 412 से लेकर के 394 तक आएगा, थोड़ा ध्यान रखना। 412 से लेकर 394 माइनस हो रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान करते जाना इनके साथ साथ है, और ये आपका हो जाएगा बीसी, ठीक है। हाँ, अब अपन बात करेंगे साथियों शिशुनाग वंश की। मैंने शिशुनाग वंश तो है ही है, इसका संस्थापक है, और इस संस्थापक का नाम हमने यहाँ पर लिख दिया। और अब इसका काम देखिए क्या है, इसके कामों की चर्चा। एक तो ये भी साथियों साम्राज्यवादी शासक था, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये ध्यान रखना, ये राजा कब बना और किसको हराकर बना, ये बात पूछी जाएगी। तो ये नाग दशक को आप ऐसा लिख सकते हो, मगध के शासक नाग दशक को 412 ईस्वी पूर्व गद्दी से हटाकर शासक बना। पहली बात तो ये, ठीक है, पहली बात इनकी यही थी। एक ये ध्यान रखना, इसने अवंती
व वत्स, अवंती व वत्स महाजनपद, अवंती व वत्स को मगध में मिलाया। ये बात भी अगर आपसे कोई पूछे तो आप आराम से बता सकते हो, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूं, इसने राजधानी पाटलिपुत्र से राजधानी वैशाली स्थानांतरित किया। या इसको सरल भाषा में लिख दो आप लोग, ये शब्दों की जाल में हम फंसते जा रहे हैं, सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं। पाटलिपुत्र की जगह वैशाली को राजधानी बनाया। अब बहुत सारी जगह ये बात भी मिलती है साथियों, मैंने ये तो बात बता दी आपको कि पाटलिपुत्र की जगह, इसने पाटलिपुत्र की जगह राजधानी वैशाली बना लिया, लेकिन वैशाली की स्थापना भी इसी के द्वारा की जाती है। जिस प्रकार राजगृह की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बिंबिसार के द्वारा, और कहते हैं कि वही राजधानी बनाता है। उससे पहले भी मैंने मगध के बारे में आपको बताया है, सबसे प्राचीन राजा का उल्लेख मिलता है बृहद्रथ, ठीक है। इस चीज को मत भूलना, क्योंकि मैं जो भी चीज बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बृहद्रथ और इसी का जो पुत्र होता है जिसका नाम होता है जरासंध, ठीक है। मैं कई बार ये कहानी भी आपको बता चुका हूं, आप भी अपने नोट्स में एक तरफ ये 3-4 शब्द लिख लेना, है ना। बृहद्रथ, कृष्ण, अर्जुन, भीम, ठीक है। और भीम के द्वारा इसकी हत्या, सारी बात हमने की थी, ठीक है। वध, ठीक है, युद्ध में वध हुआ, उसको हत्या नहीं कहेंगे हम लोग, ठीक है। मल्ल युद्ध हुआ था, इनका द्वंद्व युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ये वाली बात है। तो शिशुनाग वंश के बारे में अपन पढ़ रहे थे, अब शिशुनाग को शुरू कर दिया। 412 से 394 बीसी की बात की। साम्राज्यवादी शासक था, मगध के शासक नागदस को यह हरा करके क्या बनता है, राजा बनता है। अवंती व वत्स को मगध में ये क्या कर लेता है साथियों, मिला लेता है। पाटलिपुत्र की जगह वैशाली को ये क्या बना लेता है साथियों, राजधानी बना लेता है, ठीक है। अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में और बताऊंगा, ठीक है। अगर अपन बात करें बौद्ध ग्रंथ, एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है महावंश। क्या नाम है साथियों, महावंश। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथों के नाम मैं बीच बीच में बता रहा हूँ। वैसे ये सिंहली अनुश्रुतियां हैं, दीपवंश, महावंश आपने पढ़ा होगा। मैंने शायद शुरुआत में ये मुझे पता था कि सारी चीजें बीच बीच में आएगी, तो मैंने पहले ही सार रूप में आप सबको सभी चीजें बता दी, ठीक है ना। देखो आपकी वो मदद मिल रही है नहीं मिल रही, आप कमेंट में लिखना कि मदद मिल रही है या नहीं मिल रही है, ठीक है। उसकी क्या कितना फायदा हो रहा है आपको, सारी चीजें पहले बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ सभी के बारे में बताया हुआ है। तो पाटलिपुत्र की जगह वैशाली को इसने क्या बनाया, राजधानी। और मैं जो बात बता रहा था वो ये कि ये जो शिशुनाग था ना, शिशुनाग में से ये खुद कहते हैं कि लिच्छवी के राजा। और वैसे देखिए यहाँ लिच्छवी तो गणराज्य था, तो राजा का सवाल नहीं होता, तो कई जगह राजा लिखा पड़ा है, तो फिर भी ये देख लेना। लिच्छवी के प्रमुख, संघ प्रमुख कह सकते हैं, प्रमुख की नगर वधु शब्द मिलता है, और कई जगह मिलता है नगर ना वेश्या, कई जगह शब्द मिलता है वेश्या का पुत्र है ये, ठीक है। कौन है ये जो शिशुनाग है ना, ये किसका, वजी संघ, ये जो मैंने कहा लिच्छवी के जो प्रमुख थे उनकी नगर वधु, या अपन उसको कह सकते हैं वेश्या का पुत्र था। कौन, ये लिच्छवी के। तो ध्यान रखना कौन, शिशुनाग की बात कर रहे हैं, जो कि अमात्य था। किसका अमात्य था, नागदशक का। और नागदशक यानी कि ये लोग अयोग्य हो चुके थे, और कहते हैं मगध की जनता भी ये तंग आ चुकी थी पितृहंता शासकों से, तो अंत में इन्होंने भी शिशुनाग की क्या कर ली, सत्ता स्वीकार कर ली, ठीक है। तो ये था आपका साथियों शिशुनाग। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, और इम्पोर्टेंट जो शासक करने वाले हैं वो देखिए। सबसे महत्वपूर्ण शासक अभी भी आ रहा है, शिशुनाग को आपने कर लिया। तो शिशुनाग के बाद जिस व्यक्ति की बारी आती है वो है कालाशोक।
काला शौक के बारे में तो आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात जानते हो। काला शौक के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात जानते हो। ये 394 में क्या बनता है, शासक बनता है। 394 में क्या बनता है, शासक बनता है। ठीक है, 412 से लेकर के 394 तक ये होता है शिशुनाग। ठीक है, और उसके बाद जो शासक बनता है जो मैंने अभी अभी बताया जिसका नाम है काला शौक। और ये व्यक्ति मैंने आपको अभी अभी बता दिया है 394 ईस्वी पूर्व शासक बना अपने पिता की मृत्यु के बाद। ठीक है, काला शौक नाम क्या है इसका, काला शौक। अशोक नहीं है, काला शौक है। ठीक है, अब इसके समय की जो इम्पोर्टेंट बात क्या है, पहली बात तो मैं यहाँ पर लिए लिख दूंगा। ठीक है, काकवर्ण उपनाम है इसका, उपनाम या दूसरा नाम काकवर्ण। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, राजधानी इसके पिता ले गए थे वैशाली, आपको पता है। तो वैशाली से राजधानी पाटलिपुत्र पुनः ले गया या ले आया या स्थानांतरित कर दी। कौन भाई, काला शौक। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो इसकी आपके दिमाग में आ गई होगी, क्या भाई, ये अका अक द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात आई है तो आपके मतलब काल भी दिमाग में आ गया होगा, 383 ईस्वी पूर्व है। अब क्या आप लोगों को 383 की बात करेंगे तो क्या ये 383 के समय शासक था? बिल्कुल था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन इसके समय होता है। और आपको अक याद है तो आराम से याद है, ए का अजात शत्रु, तो कैक है ना, अक्का का हमने पढ़ा था तो का काला शौक था। समय भी मैंने आपको बता दिया साथियों, 383 ईस्वी पूर्व है। और एक और इम्पोर्टेंट बात इसके बारे में हम ये हुई कहा थी, तो देखिए ध्यान रखना, रावे पाक्कू बताया था। ठीक है, इसने राजधानी तो वापस ले आया था वैशाली से, लेकिन ये जो द्वितीय बौद्ध संगीति है ना, इसका आयोजन तो कहाँ होता है, वैशाली में होता है। कहाँ पर होता है, वैशाली में। ठीक है, और वहां पर मैंने आपको बताया था सबसे पहले मा होता है और उसके बाद क्या होता है, साब होता है। ठीक है, तो सा है ना, सब कमीर, साब कमीर या सब कमीर, साब कमीर या सब कामीर। ठीक है, ये जो नाम मिलता है आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इस व्यक्ति के क्या होता है, अध्यक्षता में होता है ये बात, अध्यक्षता। ठीक है, तो ये लीजिए, इसकी अध्यक्षता में साब कमीर या सब कमीर, साब कमीर इस प्रकार का शब्द मिलता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ओके, ठीक है, तो ये आप लोगों की कौन सी होगी, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कर लिया साथियों। आपको पता है तो कुछ याद आ रहा है तो बौद्ध संघ यहाँ पर दो भागों में भी बढ़ता है, दो भाग बनते हैं, महासंघिक और शतावीर। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें ही होता है वो दो भाग है ना। बौद्ध धर्म के कितने भाग हो जाते हैं, दो भाग। हालांकि ध्यान रखना, वो आप चौथी की बात करेंगे जहां पर है ना, श्वेतांबर दिगंबर की बात बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, थोड़ा सा गौर कर लेना। तो बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया। एक तो यहाँ पर स्थावीर का उल्लेख मिलता है, स्थावीर का। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर मिलता है महासंघिक। ठीक है, तो ये बात भी आपको पहले से याद है और आपने की है, तो वो वहां पर काम आएगी। तो काला शौक की बात अपन कर रहे हैं। काला शौक के द्वारा कहते हैं कि साथियों है ना, इसके बाद ये बात मिलती है कि इसके काफी शासकों ने यहाँ पर शासन किया था। लगभग ये भी कहते हैं कि 22 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक शासन किया था, 22 वर्षों तक शासन किया था। इसके बाद भी यहाँ पर काफी मतलब लोगों ने, इसके मृत्यु के बाद भी 22 वर्ष तक लोगों ने क्या किया था, शासन किया था। तो ध्यान रखना, 366 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, यहाँ पर आपके काम आ जाएगी चीज।
366 BC ईसा पूर्व को 366 BC को ये घूमने निकला था साथियों, घूमने। तो इसकी किसी ने क्या कर दी, हत्या, किसी लुटेरे ने क्या कर दी साथियों, हत्या कर दी, किसकी, कालाशोक की। ठीक है, तो अब एक चीज और ध्यान रख लेना इंपॉर्टेंट, वो क्या है, अंतिम रूप से मैं आप लोगों को इसके बारे में बता रहा हूँ। फिर मैंने आपको कहा है कि इसके ही काफी सारे जो अनुयायी थे वो यहाँ पर क्या करते थे, शासन करते थे। और उन अनुयायियों में यहाँ पर क्या होता था, मैंने आपको बताया कि अयोग्य शासक थे, कोई योग्य शासक नहीं थे यहाँ पर। ठीक है, तो इस वजह से ये वंश है ज़्यादा दिन तक कोई बहुत ही पावरफुल तरीके से नहीं चला। ठीक है, ज़्यादा समय तक मैंने आपको बताया है कि पावरफुल तरीके से नहीं चला। ठीक है, हाँ, काफ़ी जो शासक आते हैं इनके बाद 10 उत्तराधिकारियों का उल्लेख मिलता है। 10 उत्तराधिकारी लगभग 52 वर्षों तक यहाँ पर क्या करते हैं, शासन करते हैं। और उसके बाद एक अंतिम शासक का नाम हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ, ये बात मैंने आपको बता दी है। तो वैसे देख सकते हो आप लोग इसको इसी प्रकार देखिए। 366 की बात करोगे, मैंने कहा है इसके बाद यहाँ पर कौन शासक करता है, इसके 10 उत्तराधिकारी, 10 उत्तराधिकारियों द्वारा शासन, द्वारा 22 वर्ष शासन, 22 वर्ष क्या किया जाता है, शासन किया जाता है। ठीक है, 10 उत्तराधिकारियों द्वारा 22 वर्ष शासन। अब एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपके दिमाग में कुछ बैठ रहा है तो अपने आप से ही हो जाएगा। देखिए 66, ठीक है, इसके बाद कितने वर्ष, 22 वर्ष बाद। तो 66 से 22 निकालना पड़ेगा आप लोगों को, उत्तर क्या आएगा, 344। ठीक है, अपने आप उत्तर आ रहा है अगर आप गौर कर रहे हो तो। ठीक है, तो अंतिम जो शासक होता है साथियों, मैं उसका भी नाम लिख देता हूं, नंदी वर्धन, नंदी वर्धन, या इसी का नाम मिलता है महानंदिन, महानंदिन। ठीक है, नंदीवर्धन या महानंदिन। ठीक है, इन दोनों शब्दों का यहाँ पर क्या मिलता है साथियों, उल्लेख मिलता है। और अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात लास्ट में यही कहूंगा, नंदीवर्धन और महानंदिन क्या था साथियों, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक। ठीक है, शिशुनाग वंश का क्या था, अंतिम शासक था। तो नंदीवर्धन, महानंदिन, दूसरा शब्द मिलता है महानंदिन या महानंदिनी, कई जगह नी भी मिलता है। तो शिशुनाग वंश का ये साथियों क्या होता है, अंतिम शासक होता है। और अंतिम का समय भी मैंने आपको बताया, वो देखो उधर वाला, वो 22 अगर माइनस करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 344 आ जाएगा। और 344 ईस्वी में नया राजवंश, अगला राजवंश आ जाता है, जिसका नाम होता है साथियों नंदवंश। महानंद के द्वारा वहां पर क्या की जाती है, स्थापना। 1 मिनट में फटाफट रिवाई। शिशुनाग वंश 412 से 344 BC। भरतरथ वो पुत्र जरासंध, वो कहानी मैंने सर्वप्रथम राजा की बता दी, मगध के सर्वप्रथम राजा। बात मगध की करें, मगध का उत्कर्ष पढ़ रहे हैं। कालाशोक 394 ईस्वी शासक बना। उपनाम काकवर्ण, इसे कहा जाता वैशाली से राजधानी पाटलिपुत्र लेकर आया। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ 383 BC ईस्वी वैशाली में। साब कबीर इसके अध्यक्ष थे। और मैंने यहाँ आपको कहा द्वितीय बौद्ध संगीति में 2 भागों में बंट गया, स्थावीर और महासंघिक बौद्ध धर्म। 366 BC को इसे कोई घूमने कहीं घूम रहा था, अचानक इसकी किसी ने क्या कर दी, हत्या कर दी। और इसके 10 उत्तराधिकारियों द्वारा बाद में शासन किया गया, 22 वर्षों तक शासन किया गया। तो 22 वर्षों तक के बाद हम 344 तक पहुंच जाते हैं। अंतिम शासक नंदीवर्धन, महानंदिन साथियों शिशुनाग वंश का अंतिम शासक होता है। तो ये थी कक्षा आपकी, कैसी लगी, है ना। हाँ, काफी स्ट्रगल के बाद ये कक्षा बनाई गई है। तो आप लोग मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई। कुछ एक डाउट थे वो भी मैंने आप लोगों को क्लियर कराए साथियों। अब हम अगली कक्षा में आगे हम नंदवंश लेंगे, मौर्य वंश भी हम पढ़ने वाले हैं। तो तब तक के लिए, जब नई कक्षा है तब तक के लिए इंतजार करो। बैक टू बैक कक्षाएं आप लोगों को दी जा रही है साथियों। अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए और जाते जाते कमेंट जरूर लिखना आप भी। जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम।